अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा फरमान और आप देख रहे हैं खबरकार। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से मुक़द्दस तरीन किताब आईने पाकिस्तान की किताब को कहा जाता है और समझा जाता है। किसी भी मुल्क के आइन के लिए मुक़द्दस तरीन किताब की टर्म या इस्तिलाह सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि तकरीबन हर वो मुल्क जो आइन रखता है ये टर्म भी रखता है। इसका मतलब है कि क्या कोई ऐसा भी मुल्क है जिसके पास आइन की मुक़द्दस किताब नहीं है? जी हाँ नाज़रीन, आज भी दुनिया के नक्शे पर ऐसे मुल्क मौजूद हैं जहां आइन के नाम पर कोई किताब नहीं है। वाज़ेह रहे कि बात आइन की हो रही है, कानून की नहीं। आइन और कानून का फ़र्क तो आप बखूबी जानते ही होंगे। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के आइन की। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला वो मुल्क है जो गुज़िश्ता 75 साल में 3 मुख्तलिफ आइन देख चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में 1973 का आइन नाफिज है और हम इसी आइन की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, 1973 के आइन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था और इसका नफाज 23 मार्च 1973 को हुआ था। इस आइन की तख्लीक का क्रेडिट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिलता है, मगर कम लोग ही जानते हैं कि भुट्टो साहब इसका क्रेडिट किसी और को दिया करते थे। भुट्टो साहब को तो ये क्रेडिट मिलना ही था क्योंकि वो उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन और मुल्क के वज़ीर आज़म थे, जबकि भुट्टो साहब इस आइन का क्रेडिट अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा को इसलिए देते थे कि इसके लिए ज़्यादातर मेहनत उन्होंने ही की थी। आज हम जनाब अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के हवाले से ही बात करेंगे। वो बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरमाया और 30 बानी अरकान में से एक थे। उनका ताल्लुक़ एक अमीर कबीर घराने से था। उनके वालिद पीरज़ादा अब्दुल सत्तार सिंध के मुमताज़ सियासतदान समझे जाते थे। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने ऐसे माहौल में आंख खोली जहां सियासी फ़िक्र उन्हें पंघूड़े में ही मिलने लगी थी। वो आला तालीम याफ्ता सियासतदान थे। वैसे उस दौर में तकरीबन तमाम सियासतदान ही आला तालीम हुआ करते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन जामिया कराची से जबकि LLM की डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। इसके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MSc की डिग्री भी हासिल की। नाज़रीन, आजकल इतनी तालीम को बहुत ज़्यादा तालीम ख्याल नहीं किया जाता, मगर जिस दौर में अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने ये तालीम हासिल की थी उनके जैसे उंगलियों पर गिने जा सकते थे, ख़ुसूसन अंदरूनी सिंध में, जहाँ आज भी तालीम और मायार तालीम का कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ उस वक्त तालीम का मायार तो दूर की बात है, तालीम ही नहीं थी। दूसरी तरफ आजकल के कई सियासतदान तो इतना भी पढ़े लिखे नहीं हैं। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ सिंध से किया। वो सिंध हाई कोर्ट में वकील थे। जागीरदाराना माहौल में परवरिश पाने के बावजूद जब सियासत के मैदान में उतरे तो गरीबों के नुमाइंदे बन गए। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा 1970 में पीपल्स पार्टी की टिकट पर MNA मुंतखब हुए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई तो उनकी काबीना में उन्हें इत्तलात व नशरियात की वजारत दी गई। इस दौरान सकूत ढाका हुआ और किसी तरह से हथियार डालने की फुटेज नशर हो गई, जबकि वज़ीर इत्तलात साहब को इल्म भी नहीं था कि ऐसा हुआ है और कैसे और कब हुआ है। उनकी मुखालिफ लॉबी ने इस बात को बुनियाद बनाकर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिस पर भुट्टो साहब ने इत्तलात व नशरियात की वजारत मौलाना कौसर न्याजी के सुपुर्द कर दी। अपने सियासी करियर के दौरान अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मुख्तलिफ वजारतों पर फाइज हुए। दिसंबर 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के सदर थे, जबकि अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा वज़ीर तालीम के ओहदे पर फाइज थे। मियाँ महमूद अली कसूरी से भुट्टो के इख्तलाफात हुए तो कसूरी साहब दस्तूर साज कमेटी के सरबराही से मुस्ताफ़ी हो गए। उनके बाद अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा को कमेटी का सरबराह बनाया गया, जिन्होंने 1973 के आइन को तकमील तक पहुँचाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौर में अगस्त 1973 में वो वज़ीर कानून बने और 1977 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1977 के इंतखाबात में वो फिर MNA मुंतखब हुए तो उन्हें बहुत अहम वज़ारत का कलमदान सौंपा गया। वो मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 5 जुलाई से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के माबैन जो मुज़ाकरात होते रहे उनमें भी वो चंद सीनियर अराकीन के साथ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे। जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को जब मार्शल लॉ लगाया तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ साथ डॉक्टर मुबशिर हसन और हफीज़ पीरज़ादा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
ان کی گرفتاری 17 ستمبر 1977 کو ہوئی اور تقریباً 1 سال بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں مارشل لاء کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو پر چلنے والے مقدمہ قتل کی بھی پیروی کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے بانی رکن ڈاکٹر مبشر حسن کی رہائی کے لیے بھی انہوں نے پٹیشن دائر کر دی۔ بھٹو کیس کے آخری دنوں میں انہوں نے بھٹو صاحب سے جیل میں ملاقات کی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بھٹو صاحب پھانسی کے لیے تیار ہیں مگر کسی صورت بھی رحم کی اپیل دائر نہیں کریں گے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ نے بھی بہت سے دیگر سیاستدانوں کی طرح مارشل لاء کے دوران خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی تھی۔ حالات سازگار ہونے کے بعد جب وہ پاکستان واپس آئے تو عملی سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو گئے اور اپنی ساری توجہ اپنے پروفیشنل کریئر پر مرکوز کر لی۔ ان کا شمار پاکستان کے کامیاب اور مہنگے وکلاء میں کیا جاتا تھا۔ 2007 میں انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ سالانہ 120 سے 130 ملین روپے کماتے ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات کی پیروی کی مگر ان کے مشہور مقدمات میں ذوالفقار علی بھٹو کیس اور تحریک انصاف کا دھاندلی کیس غیر معمولی طور پر مشہور ہوئے مگر بدقسمتی سے وہ دونوں مقدمے ہار گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی اور جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ ان کی توقعات کے برعکس دے دیا۔ 1977 کے مارشل لاء کے بعد پیپلز پارٹی کے کئی بانی اراکین بھی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے مگر پیرزادہ نے مرتے دم تک ایک لمحے کے لیے بھی پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد جب وہ وطن واپس آئے تو ایک تو وہ خود بھی اس سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، دوسرا پارٹی کی طرف سے بھی انہیں کوئی خاص رسپانس نہیں ملا۔ پارٹی کی طرف سے رسپانس نہ ملنے کے حوالے سے وہ کوئی اکیلے بھی نہیں تھے۔ وہ تمام لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریب ہوا کرتے تھے ان میں سے کسی کو بھی پارٹی میں کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے ان کے بھی اختلافات ہو گئے تھے مگر انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ عبدالحفیظ پیرزادہ کی وفاداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنی ایک زیر اشاعت کتاب میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کچھ سخت جملے لکھے تھے مگر محترمہ کی شہادت کے بعد اس کتاب کی اشاعت ہی روک دی۔ ان کا کہنا تھا کہ محترمہ بی بی اگر زندہ ہوتی تو وہ کتاب شائع ہونے کے بعد ان کے الزامات کا جواب دے سکتی تھیں لیکن ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسی باتیں کھولنا اچھا نہیں ہے۔ ناظرین، آئین پاکستان کے اصلی خالق مختصر علالت کے بعد 1 ستمبر 2015 کو لندن کے ہاسپٹل میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج کی نوجوان نسل ان کے نام اور کام سے واقف نہیں ہے مگر یہ سب کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے بلکہ انہیں مشعل راہ بھی بنایا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے خبرکار۔